वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की लीनियर अलजेब्रा की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो थ्योरम है बेसिस एंड डायमेंशन चैप्टर की, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बड़ी यूजफुल भी है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार आई है प्रूव करने के लिए, बाय नेम आती है, स्टेटमेंट भी दिया जाता है इसका, और इसके ऊपर जो कंसेप्ट्स बनेंगे उसके ऊपर जो आगे थ्योरी आएगी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस थ्योरम को पढ़े बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये हर एक एंगल से हर एक मायने में बड़ी ही यूजफुल और बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है, और एग्जिस्टेंस थ्योरम की तरह ही इसे समझाना बड़ा मुश्किल काम माना जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, और आप भी फुल एफर्ट लगाइएगा इसे समझने के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम का नाम है इनवेरिएंस थ्योरम या फिर डायमेंशन थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेसेस। इसका स्टेटमेंट है, इफ VF be a finite dimensional वेक्टर स्पेस, अगर VF एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस रहा हो, फाइनाइट डायमेंशनल जो फाइनाइट सेट से जनरेट हो जाता है, then any two bases of VF। तो ये तो हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव किया था एग्जिस्टेंस थ्योरम के दौरान कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसके पास बेसिस तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और बेसिस की डेफिनेशन में ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर स्पेस के बहुत सारे बेसिस बनाए जा सकते हैं। बेसिस बस वही तो है, एक सेट जो स्पैन करता हो और इंडिपेंडेंट हो। तो ऐसे बहुत सारे बेसिस बन सकते हैं। तो हमें क्या शो करना है, देन एनी टू बेसिस ऑफ VF हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अगर आप किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के दो बेसिस ले लें, S1 और S2, तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। मतलब आप कोई भी दो बेसिस पिक कर लें, जितने एलिमेंट एक बेसिस में आएंगे इतने ही दूसरे में होंगे। दैट मींस कितने भी बेसिस ले, सब में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही रहते हैं। एलिमेंट्स कैन चेंज, एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सभी बेसिस में एक ही आएंगे। ये मैं प्रूव करना है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं आपको दो कंसेप्ट देता हूं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। पहला, ध्यान से समझना आप लोग, अगर V कोई वेक्टर स्पेस है, B कोई सेट इसका बेसिस है जिसमें वेक्टर्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n, तो वेक्टर स्पेस का हर एक वेक्टर इन्हीं वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर मैं इसमें से एक वेक्टर कम कर दूं, रिमूव कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस को स्पैन नहीं कर पाएगा। क्यों? फिर ये वाला पार्ट कहां से लाएंगे आप? तो फिर ये पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन नहीं कर पाएगा। यानी बेसिस का सबसेट स्पैन नहीं कर सकता, पूरा बेसिस स्पैन कर सकता है। चलिए, मोर ओवर, अगर B कोई बेसिस है वेक्टर स्पेस VF का, तो इसका कोई एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा होने पर ये डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे अल्फा 3 को आप कहें कि अल्फा 3 लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा 1, अल्फा 2 की, तो आप वेक्टर्स एक्साइट करेंगे तो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन जाएगी बिना सारे स्केलर जीरो हुए, जो शो करता है कि डिपेंडेंट है। और बेसिस होने के लिए सेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो चलिए आइए अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो हमें शो क्या करना है, any two bases of a finite dimensional vector space VF have the same number of elements। अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके किन्हीं भी दो बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। चलिए, हमने एज्यूम कर लिया कि भैया VF फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अगर VF फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके पास बेसिस तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे एग्जिस्टेंस थ्योरम से, जो हमने लास्ट प्रूफ की थी।
तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसके दो बेसिस हैं हमारे पास, एक S1 जिसमें वेक्टर्स है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा m, एक S2 जिसमें वेक्टर्स हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा n। हमें क्या शो करना है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, दैट मींस m इक्वल्स टू n। इसे मैं पहले प्रूफ आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तब इसका प्रूफ लिखवाऊंगा भी कि एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है। तो हमने दो बेसिस एज्यूम कर लिए S1 S2, इसमें अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m वेक्टर्स एज्यूम किए, इसमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा n वेक्टर्स एज्यूम किए। अब हमें शो कर देना है कि m और n इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, अगर S1 बेसिस है, S1 अगर बेसिस है तो स्पैन करता होगा वेक्टर स्पेस को, यानी कि वेक्टर स्पेस का हर एक वेक्टर, आप जो भी वेक्टर लेंगे वो इन्हीं वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होगा, इन्हीं की लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा Pm अल्फा m। तो भैया अगर मैं बीटा 1 को लूं जो दूसरे बेसिस का पहला वेक्टर है तो वो भी वेक्टर स्पेस का ही वेक्टर, तो वो भी इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होगा। बीटा 1 हो जाएगा इस टाइप से a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस am अल्फा m। अब अगर मैं बीटा को साइड शिफ्ट कर लूं तो इक्वल जीरो वेक्टर आ जाएगा, तो इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन जाता है, बिना सारे स्केलर जीरो हुए। तो बीटा 1 और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा m ये वेक्टर्स मिलकर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। इन्हें मैं एक सेट में डाल देता हूं, नाम देता हूं S3 का। तो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनमें से कोई एक वेक्टर होगा, कोई एक जो प्रीवियस वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और वो अल्फाज में से ही कोई एक हो सकता है। बीटा 1 तो किसी कॉम्बिनेशन बनने से रहा, तो इनमें से कोई एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, सपोज अल्फा j, जो प्रीवियस वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। वेल, एग्जिस्टेंस थ्योरम के मुताबिक जैसा हमने उसमें यूज किया था कंसेप्ट, ये सेट स्पैनिंग सेट है, ऑब्वियस सी बात है स्पैन कर रहा है। इसमें एक वेक्टर प्रीवियस वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, आप उसे बाहर निकाल दीजिए, बचा हुआ सेट तब भी वेक्टर स्पेस को स्पैन करता रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा जे लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया प्रीवियस वेक्टर्स का, तो यहां पे जहां भी अल्फा जे रहा होगा, जहां भी अल्फा जे होगा उसे हम प्रीवियस वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में डाल देंगे, बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा j माइनस 1 की। तो वेक्टर स्पेस का हर एक वेक्टर अब लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा j माइनस 1, अल्फा j प्लस 1, अल्फा n की। तो मैं एक सेट बनाता हूं इस अल्फा j को बाहर निकालकर, S4, इसमें बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा j माइनस 1, अल्फा j प्लस 1, अल्फा n, ये वेक्टर्स हैं। ये सेट स्पैन कर रहा है वेक्टर स्पेस V को। क्यों? क्योंकि वेक्टर स्पेस V का हर एक वेक्टर इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो स्पैन करेगा। चलिए इस सेट पे ध्यान रखिएगा, ये सेट S1 के अंदर बीटा 1 डालकर और एक अल्फा j निकालकर तब बना है, और जो मिला है सेट ये स्पैन कर रहा है वेक्टर स्पेस V को। तो अब इनमें से कोई प्रीवियस वेक्टर होगा, सॉरी आगे चला गया, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया जी। ये सेट स्पैन करता है वेक्टर स्पेस V को। स्पैन करता है तो वेक्टर स्पेस का हर एक वेक्टर इन्हीं वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लीजिए इस दफा मैं पिक करता हूं बीटा 2 को, तो बीटा 2 इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बीटा 2 लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इस टाइप से, C1 बीटा 1 प्लस C1 डैश बीटा 1 प्लस C1 अल्फा 1
प्लस C2 अल्फा 2 प्लस CJ माइनस 1 अल्फा J माइनस 1 प्लस CJ प्लस 1 अल्फा J प्लस 1 प्लस CN अल्फा n। वैसे ही बीटा 2 को उस तरफ शिफ्ट कर ले आप तो इक्वल 0 वेक्टर आ जाएगा। तो अब इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर बन जाती है बिना सारे स्केलर्स 0 हुए। तो ये वेक्टर्स क्या हुए? लीनियरली डिपेंडेंट। कौन से वाले? बीटा 2, बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा J माइनस 1, अल्फा J प्लस 1 और अल्फा n। ये वेक्टर्स डिपेंडेंट है तो इनमें से कोई एक वेक्टर होगा अल्फा K माइनस 1 जो अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और वो वेक्टर बीटा 1 बीटा 2 में से कोई नहीं हो सकता। क्यों? अगर इनमें से कोई हो गया तो ये अपने आप में डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सेट के सबसेट हैं। ये अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया तो डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये सेट बेसिस रह ही नहीं सकता फिर तो। चलिए, तो कोई अल्फा K माइनस अल्फा K मिलेगा जो अपने से प्रीवियस वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब अगर मैं इस अल्फा K को भी रिमूव कर दूं तो जो सेट बचेगा, इस सेट को नाम दे रहा हूं जी मैं S5 का, बीटा 2, बीटा 1, अल्फा K माइनस 1, अल्फा K प्लस 1, अल्फा J माइनस 1, अल्फा J प्लस 1, अल्फा n। ये भी स्पैन करता रहेगा वेक्टर स्पेस V को जैसे भी प्रीवियस सेट कर रहा था, सेम मैनर में। तो एक और सेट आ गया। कैसे आया? इस सेट के अंदर बीटा 2 डालकर एक अल्फा K निकालकर जो सेट आया वो स्पैन कर रहा है। ये अगर स्पैन कर रहा है तो अब मैं बीटा 3 लूंगा, वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो बीटा 3 और ये वेक्टर्स डिपेंडेंट होंगे। कोई और अल्फा T होगा जो प्रीवियस वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उसे हम रिमूव कर देंगे, बचा हुआ सेट फिर स्पैन करेगा एंड सो ऑन। हम करते जाएंगे। तो जो हम कर रहे हैं वो हो क्या रहा है? S1 के अंदर एक बीटा इंसर्ट होता है, एक अल्फा बाहर निकल जाता है। हर एक स्टेप के अंदर एक नया सेट आ जाता है, जो सेट आता है वो स्पैन करता है। तो अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर दें तो मैं आपको यह कहता हूं कि M n से कम नहीं हो सकता। m कैन नॉट बी लेस देन फ्रॉम n। क्यों? अगर m कम हो गया n से, m लेस रहा n से, तो सारे अल्फाज बाहर निकल जाएंगे, सारे बीटाज अंदर आ नहीं पाएंगे, और जो सेट मिलेगा वो स्पैन ही कर रहा होगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारा हर एक स्टेप इस सेट से एक अल्फा निकालता है, एक बीटा अंदर डालता है, जो सेट आता है स्पैन करता है। तो अगर m कम रहे, सपोज m 10 रहे, ये 15 हो गए, तो हम हर स्टेप के बाद एक अल्फा निकालते जाएंगे, एक बीटा डालते जाएंगे, तो 10 अल्फा निकलते ही 10 बीटा पहुंचेंगे, एक सेट आ जाएगा जो स्पैन कर रहा होगा। उस केस में S2 का प्रॉपर सबसेट स्पैन कर जाएगा। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी बेसिस का प्रॉपर सबसेट स्पैन नहीं कर सकता। अगर बेसिस का प्रॉपर सबसेट स्पैन नहीं कर सकता तो यह संभव ही नहीं है कि m n से बड़ा हो जाए, m n से छोटा हो जाए। यह पॉसिबल नहीं है। m n से लेस हो ही नहीं सकता। चलिए, तो हम इस कंक्लूजन पर आ गए कि m n से लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर m n से लेस हो गया तो अल्फा सारे बाहर निकल जाएंगे, सारे बीटा अंदर पहुंच नहीं पाएंगे, एक स्पैनिंग सेट आ जाएगा। तो S2 जो बेसिस है उसका एक प्रॉपर सबसेट स्पैन कर जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो m n से कम नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं? S1 S2 के रोल इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब अभी तक तो मैं एक अल्फा निकाल रहा था, एक बीटा डाल रहा था, सेट स्पैनिंग आ रहा था। अब मैं रोल चेंज कर दूंगा। अब मैं S2 के अंदर अल्फा डालूंगा, बीटा बाहर निकालूंगा। सेम थ्योरी, सेम सारा कंसेप्ट, सब कुछ सेम। तो अब आप पाएंगे कि n लेस नहीं हो सकता m से। अब अगर m भी लेस नहीं है n से, n भी लेस नहीं है m से, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि m और n इक्वल रहे? दैट्स अ प्रूफ। चलिए, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। अब मैं आपको इसे दिखाता हूं कि हम इसे एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिएगा,
वेल चलिए आइए अब बात करते हैं कि इस थ्योरम को हम एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे। जी, तो क्या थ्योरम थी हमारी कि एनी टू बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें शो करना था कि कोई भी दो बेसिस हो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। मैंने थ्योरम को पहले लिख दिया आपके लिए ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। हमें एक वेक्टर स्पेस VF चाहिए जो फाइनाइट डायमेंशनल हो। तो हमने लिखा सपोज VF बी एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कि VF कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। एक सेकेंड जी, तो हमने सपोज किया कि VF कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। चाहिए था हमें। अब हमें दो बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम दिखाने हैं, तो हम इसके दो बेसिस एज्यूम कर लेते हैं। पहले तो हम एग्जिस्टेंस थ्योरम की हेल्प से ये लिखेंगे कि VF के पास बेसिस तो होंगे ही होंगे। देन VF डेफिनेटली possesses a basis। तो VF के पास, क्योंकि हर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास बेसिस तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं। चलिए, तो इसके दो बेसिस मैंने एज्यूम कर लिए। लेट S1 इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m वेक्टर्स वाला सेट जैसा भी एक्सप्लेन किया था आपको, एंड S2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा n वेक्टर्स वाला सेट बी एनी टू बेसिस ऑफ VF। ये S1 मान लिया, S2 मान लिया कि कोई दो बेसिस है VF के। वी शैल शो दैट, हम शो करेंगे कि m इक्वल n है। चलो वही प्रोसेस जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे। S1 बेसिस है तो इसका हर एक वेक्टर V का हर एक वेक्टर इनकी कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मैं बीटा 1 को कहता हूं सिंस S1 spans V and beta 1 is a vector of V, therefore beta 1 can be expressed as a linear combination of vectors of S1 alpha 1 alpha 2 alpha n। बीटा 1 जो है लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m का। भाई ये बेसिस से स्पैन करता है, तो V का हर एक वेक्टर हम कुछ भी लेंगे इन्हीं वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने बीटा 1 पिक कर लिया, S2 का पहला वेक्टर, वो इनकी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो जैसा भी एक्सप्लेन किया था, अगर आप बीटा 1 को शिफ्ट करोगे तो बीटा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन जाता है बिना सारे स्केलर जीरो हुए। तो जो सेट बनता है बीटा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m का, जो जनरेट करेगा VF को, ये क्या हो जाता है? लीनियरली डिपेंडेंट, व्हिच आल्सो जनरेट्स VF इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। डिपेंडेंट है तो इनमें से कोई वेक्टर होगा जो प्रीवियस वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। देयरफॉर अतएव देयर एग्जिस्ट ए मेंबर अल्फा j डिफरेंट फ्रॉम बीटा 1, बीटा 1 नहीं हो सकता ये, ऑफ दिस सेट S3 such that alpha j is a linear combination of preceding vectors। एक वेक्टर मिलेगा जो प्रीवियस वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने ये लिखा therefore there exists a member alpha j different from beta 1 of this set S3 such that alpha j is a linear combination of preceding vectors। अब अगर हम उस वेक्टर को omit कर दें, बाहर निकाल दें, तो बचा हुआ सेट तब भी स्पैन करेगा। if we omit this vector alpha j from S3 then V is also generated by the remaining set S4। हमने इस S3 सेट में से जो वेक्टर प्रीवियस वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन था उसे बाहर निकाल दिया, जो बचा हुआ सेट है वो भी स्पैन कर रहा है। अब ये स्पैन कर रहा है सिंस V is spanned by S4, तो V का हर एक वेक्टर इन वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन होगा। तो इस बार हम बीटा 2 को क्लेम करेंगे कि बीटा 2 इनकी कॉम्बिनेशन है and beta 2 belongs to V, therefore beta 2 can be expressed as a linear combination of the vectors of S4। अब बीटा 2 इनकी कॉम्बिनेशन बनेगा, बीटा 2 को साइड शिफ्ट करेंगे तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन जाता है बिना सारे स्केलर जीरो हुए। तो वेक्टर्स क्या बन जाते हैं? डिपेंडेंट। कंसिक्वेंटली द सेट S5, एक सेट बनाया S5, इस सेट के अंदर बीटा 2 और डालकर बीटा 2 बीटा 1 और बाकी सारे 4 के वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये सेट क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। और स्पैन तो कर ही रहा होगा। अगर ये डिपेंडेंट है तो फिर से वही थ्योरी, therefore there exists a member से अल्फा के, इस बार को अल्फा के होगा, of this set S5, इस सेट S5 का, which is a linear combination of the preceding vectors, जो अपने से प्रीसीड करने वाले वेक्टर्स जो पहले पढ़ेंगे उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। Obviously the vector
अल्फा के इज डिफरेंट फ्रॉम बीटा 1 एंड बीटा 2। जो वेक्टर होगा इनमें से कोई एक प्रीवियस वेक्टर कॉम्बिनेशन, वो अल्फाज में से ही कोई होगा, बीटा नहीं हो सकता। क्यों? अगर बीटा प्रीवियस वेक्टर कॉम्बिनेशन बन गया तो डिपेंडेंट सेट बन जाएगा, जबकि ये इंडिपेंडेंट सेट के वेक्टर्स है जी। सिंस बीटा 1 बीटा 2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये कोई अल्फा ही होगा। सपोज अल्फा के है। इफ वी एक्सक्लूड, अगर हम इसे बाहर निकाल दें इस सेट में से, ये स्पैन करता है, डिपेंडेंट है, एक वेक्टर प्रीवियस वेक्टर की कॉम्बिनेशन है, उसे बाहर निकालने पर जो बचा हुआ सेट है वो फिर स्पैन करता रहेगा। इफ वी एक्सक्लूड द वेक्टर अल्फा के फ्रॉम S5, रिमेनिंग सेट विल जनरेट VF। इफ वी एक्सक्लूड, अगर हम बाहर निकाल दें द वेक्टर अल्फा के फ्रॉम S5, इस S5 से अल्फा के को बाहर निकाल दें, तो बचा हुआ सेट फिर से जनरेट करता रहेगा VF को। We may continue to proceed in this manner। अब हम यही प्रोसीजर कंटिन्यू कर देते हैं। Here each step consists in the exclusion of an alpha and inclusion of a beta in set S1। हमारा हर एक स्टेप कर क्या रहा है? S1 के अंदर एक बीटा डाल देता है, एक अल्फा बाहर निकाल देता है, ये तो हो रहा है। Obviously, अब हम कहते हैं कि जो ये m है, अल्फा की जो संख्या है, n से कम नहीं हो सकती। m can never be less than from n। Otherwise, after m steps, m स्टेप पूरे होने के बाद सारे अल्फा बाहर निकल चुके होंगे, बीटा सारे नहीं जा पाएंगे, कुछ, क्योंकि m छोटा है, कुछ कम वेक्टर जा पाएंगे, और जो सेट है वो स्पैन करता रहेगा। We shall get, हमें प्राप्त हो जाएगा, a proper subset of S2 का proper subset which spans VF, जो स्पैन करेगा VF को, और बेसिस का प्रॉपर सबसेट तो स्पैन नहीं कर सकता, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, which is not possible। Now on interchanging roles of S1 and S2, तो हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि m छोटा नहीं होगा n से। अगर हम रोल चेंज कर दें S1 S2 के, बिल्कुल सेम थ्योरी देके माने, तो हमें प्राप्त होगा कि n भी छोटा नहीं हो सकता m से। We get n can never be less than m। m n से लेस नहीं होगा, n m से लेस नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है फिर? m equal n। That's it। तो हम कह सकते हैं n into basis of VF have same number of elements। ऐसा थ्योरम। चलिए अब आप वीडियो को पॉज करते हुए इस थ्योरम को नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रेजेंटेशन भी आपकी ऐसे देनी है आपको। अब जल्दी ही मिलते हैं अगली थ्योरम के साथ, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट आएगी। टिल देन गुड बाय।